बच्चों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक है जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज आगे का भाग करते हैं। उम्मीद है कि आपने वो देख लिए होंगे। ये हमारा कृषि पाठ है ना। इसमें अगर हम ब्लूप्रिंट देखें तो ये आपका 3 नंबर का आएगा इसमें से, है ना। 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो कि 30 शब्दों में लगभग लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम सही विकल्प देखते हैं। इसमें 4 उत्तर दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है। ठीक है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं? बागाती कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या रोपण कृषि? इसमें आएगा स्थानांतरण कृषि, नहीं, इसमें आएगा रोपण कृषि। ठीक है, फिर से पढ़ूंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? मतलब इसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहता है, ये रोपण कृषि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, रबी की फसल मतलब सर्दियों की और खरीफ की मतलब गर्मियों की। ठीक है, चावल, सोयाबीन, मक्का या गेहूँ? तो इसमें हमेशा गेहूँ आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? गेहूँ, मक्का, चना या दालें? देखो बच्चे, दालें हैं, है ना। दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, इसकी फली होती है, उसके अंदर से ये दाने निकलते हैं। फिर भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो भारत की कितनी जनसंख्या लगी हुई है? 2/3। ठीक है, इसमें खा नंबर का आएगा आपका उत्तर। निम्नलिखित में से, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल? देखो बच्चों, फसलें 2 तरह की होती हैं। एक खाद्यान्न जिनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक व्यापारिक फसलें होती हैं। ठीक है, तो इसमें से मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? मक्का, चावल, गेहूँ या बाजरा? तो इसमें बाजरा आएगा, है ना, क्योंकि गेहूँ की तो मैदा भी बनती है, मैदा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। ठीक है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो गए हैं। साक्षी, बच्चों इसका आंसर आपका होगा चावल, है ना, मुख्य खाद्यान्न, क्योंकि चावल ही सबसे ज़्यादा सब जगह पर खाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कुछ कुछ जगह पर तो चावल ही, सिर्फ चावल ही खाते हैं, है ना। बाजरा नहीं आएगा, चावल आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे सत्य और असत्य छांटकर लिखिए। रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबड़ इत्यादि का रोपण किया जाता है। ये कैसा है? सत्य है। ठीक है, रोपण मतलब जिसको रोप के लगाया जाता है, बीज नहीं लगाया जाता उसका। वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही है, भारत सबसे ज़्यादा चाय का निर्यातक देश है।
कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं। सत्य है ये, है ना। फिर भारतीय कृषि, आगे का आंसर, भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। ये भी सही है, बल्कि और ज़्यादा लोगों को ही प्रदान करती होगी। फिर 5वां है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ये भी सही है, इसमें तो सारे ही सत्य हैं। फिर आपका एक वाक्य का, एक शब्द का उत्तर। भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? भारतीय जनसंख्या का मूल आधार कृषि है। ठीक है। देश नंबर 2, देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं? चावल की 2 या 3। देखो, पश्चिमी बंगाल, और आपका है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में यहाँ लिख देती हूँ, हरियाणा। फिर आपका है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताओ कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जिसका उत्तर आएगा आपका गहन कृषि। क्या आएगा? गहन कृषि, गहन कृषि। ठीक है। अब आपका है प्रश्न 5, उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। खरीफ माने गर्मी की और रबी माने सर्दियों में जो आती है। अब ऐसी कौन सी फसल है बताओ? ये है तिल, जिसके लड्डू भी बनते हैं, तिल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कृषि वाला पार्ट समाप्त हो गया है बच्चों। इसमें आपके जो 2-2 नंबर के हैं वो क्वेश्चन तो दिए नहीं हैं, इसलिए हम ये खनिज तथा ऊर्जा वाला पार्ट भी इसी में कर लेते हैं अब। ठीक है, देखो, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक मानचित्र आएगा। ठीक है, मानचित्र मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आगे एक अलग वीडियो बना दूंगी। देखते हैं अगर टाइम बचता है तो बना भी दूंगी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से अत्यधिक खनिज है, अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है जो कि धातु नहीं है। ऐसा कौन सा है जो धातु नहीं है? देखो, लोहा, तांबा, मैग्नीज ये धातु हैं, अभ्रक धातु नहीं, अधात्विक है वो, अधात्विक। ठीक है, फिर मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल या मध्य प्रदेश? सोच के बताओ किस में होता है।
ये होता है उड़ीसा में। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में, तुलनात्मक रूप में उड़ीसा में है। फिर आपका तीसरा है, देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपको दोबारा बता देती हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दिया है इसमें वीडियो में, है ना। देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है? कोयला भी कई प्रकार का होता है जिसका वाणिज्यिक प्रयोग में अधिक किया जाता है। लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। बताओ कौन सा किया जाता है भाई? ये किया जाता है बिटुमिनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय नहीं स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय नहीं स्रोत है? इसमें है ना, ये नहीं इधर आएगा, स्रोत नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है, इधर आएगा। ठीक है, नहीं है। मैं फिर से पढ़ती हूँ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत नहीं है? ठीक है, इसमें आएगा आणविक ऊर्जा। क्या आएगा? आणविक ऊर्जा। जल विद्युत नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, आणविक ऊर्जा है ना। अब आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। कौन सा है? मुंबई हाई। ठीक है, दूसरा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भुज के निकट माधोपुर में। कहाँ पर है? भुज के निकट माधोपुर में। तीसरा, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम। असम। नंबर 4, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। बताओ कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है आपका प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे आपका सही जोड़ियाँ मिलाइए, है ना। तो पहला है ऊर्जा का परंपरागत साधन है। मैं आपको ऐसे लाइन बना के बता देती हूँ। क्या है? कोयला, ऊर्जा का परंपरागत साधन। दूसरा, तावा। तावा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तावा पाया जाता है बालाघाट में। दंत मंजन टाइटेनियम, ये है दंत मंजन टिटेनियम। ठीक है, घ नंबर का। फिर अभ्रक निक्षेप,
आपका जो अभ्रक निक्षेप है वो है कहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार, खा नंबर का, छोटा नागपुर का पठार। अब एक ही बचा है, वो है मैग्नीज। तो इसका उत्तर आपका सामने ही दिया हुआ है, ठीक है, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। अब यही आगे सत्य और असत्य छांटिए। क्या दिया हुआ है, सत्य और असत्य। भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं। ये सही है, ये क्या है, सत्य है। खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, नहीं, कुछ खनिज सॉफ्ट भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, तो ये असत्य है। अयस्कों के सतत उत्खनन से, हाँ, तीसरा है अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है। यह असत्य है ना, लागत नहीं घटती है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी। यह सही है, भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। अब आपके हैं एक वाक्य में एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? बताओ किस देश को करता है? जापान को। किसको करता है? जापान। चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? बोलो जल्दी। पहले चूने से ही चिनाई करके मकान बनाए जाते थे। सोचो। सीमेंट उद्योग। क्या है? सीमेंट उद्योग। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? बताओ कौन सा है? तारापुर। तारापुर। कोयला किस प्रकार का खनिज है? कोयला किस प्रकार का खनिज है? आधात्विक। आधात्विक ऊर्जा खनिज। ठीक है, जलने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा खनिज। अब ये आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए, क्योंकि इसमें से 3 अंक का आ रहा है। 3 अंक के लिए 75 शब्द हैं, है ना। तो खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, पहला प्रश्न है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं, मतलब कि जो अंदर बनती है, भूगर्भिक मतलब जमीन के अंदर जो प्रतिक्रियाएं वो बहुत धीमे धीमे हैं। उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है ना। जितना हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं उतने जल्दी वो अंदर बन नहीं रहे हैं। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा नवीनीकरण योग्य हैं। इनको दोबारा हम एकदम से बना नहीं सकते हैं। समुद्र खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। मतलब जितना गहरा हम गड्ढा खोदते जाएंगे, निकालते जाएंगे, उतना ही उनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, घटती जा रही है। इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना
होगा। मतलब हमें सोच समझ करके खर्च करना चाहिए। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, अवसादीय चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अवसादी चट्टानों में खनिज का निर्माण। उत्तर, पहला है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। चट्टानों का पत्थर तोड़ा होगा तो देखा होगा आपने कि परत परत चिपकी रहती है। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में विक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम होता है। मतलब बहुत समय तक ये प्रक्रिया चलती है, उसके बाद बना है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तथा अत्यधिक ऊष्मा का दबाव का परिणाम है। ऊष्मा मतलब जो जलने वाली चीज़ होती है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। ठीक है, ये आपके अवसादी चट्टानों वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं? उत्तर, निम्न खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं। दंत मंजन हमारे दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। फिर है, अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम, अभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था अपन लोगों ने, टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। टूथ पेस्ट अपना अक्सर वाइट ही होता है, सफ़ेद होता है ना, जो कि र्यूटाइल, एलियनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक होता है। टूथब्रश व टूथपेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों का दोहन विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए। खनिज पदार्थों से बनने वाले सामानों के अलावा दूसरे विकल्पों को भी खोजना चाहिए। मतलब जो खनिज पदार्थों से बनता है सामान, तो हम इसकी जगह कुछ और भी ऐसे चीज़ें ढूंढें जो कि खनिज पदार्थों से बने हुए सामानों के समान ही होना चाहिए और उसी के समान उपयोगिता दें हमको। जितना ज़रूरी हो उतना ही खदानों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हम खोदे चले जा रहे हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5 है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोई 3 अंतर लिखिए। परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोई 3 अंतर। पहला है, हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा, इसके हम ये चारों पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गैर परंपरा पढ़ेंगे। इसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमित रूप से करता चला आ रहा है ना। और गैर परंपरागत, इसका उपयोग मनुष्य परंपरागत साधनों के उपयोग से पहले ही करता चला आ रहा है। मतलब इससे ये पहले से यूज़ हो रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
भूतापी ऊर्जा, बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। देखो ये इनके लिए तो हमको कुछ ऐसा खर्च करना ही नहीं पड़ता है। सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है, ये हवा से मिलती है, ये ज़मीन के अंदर से मिलती है ना। तो ये इनका उपयोग हम इनसे पहले से कर रहे हैं। कोयला और इनकी खोज तो बाद में हुई है। अब ये परंपरागत ऊर्जा, यह ऊर्जा का सुविधाजनक तथा बहुप्रचलित रूप है। ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और गैर परंपरा, ये ऊर्जा के साधन आसानी से सुलभ हैं, परंतु इसमें ऊर्जा पैदा करना कठिन है। बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे इस अगर हम परंपरागत उसका देखें तो हमको लाइट आसानी से मिल जाती है। आप सोलर सिस्टम लगाओगे, ऊर्जा पैदा करोगे तो उसमें थोड़ी सी परेशानी है। यह ऊर्जा सभी साधनों से प्रदूषण युक्त होता है। मतलब कोयला, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति, इन सब से क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त साधन है। अब आपका आगे का प्रश्न है, ताप विद्युत और जल विद्युत में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ताप विद्युत और जल विद्युत में 3 अंतर। ताप विद्युत यह कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम के प्रयोग से बनाई जाती है। इसको बनाने का प्रमुख साधन जल है। इस विद्युत को बनाने के लिए बड़े बड़े तापगृह बनाए जाते हैं। इस विद्युत को बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर जल को ऊंचाई से गिराकर बनाई जाती है। मतलब जो पानी से बिजली बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है, देखा ही होगा आपने कहीं वीडियो में, है ना। वो ऊपर से नीचे जितना तेज़ी से गिरता है उतनी लाइट बनती है। यह प्रदूषण युक्त होती है, मतलब इसमें प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण रहित, यानी इससे प्रदूषण नहीं होता है। अब ही आपका आगे का खनिज क्या है? उत्तर, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्युत समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है ना। निश्चित आंतरिक संरचना मतलब बनावट, उसकी बनावट निश्चित है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें ठोस यानी कठोर होता है, जैसे लोहा, कठोर, नरम तथा तरल। तरल मतलब जो लिक्विड होता है, पेट्रोलियम जैसे पानी, है ना, बहने वाला तरल शामिल है। आगे का क्वेश्चन है, लोह और अलोह खनिज में कोई 3 अंतर लिखिए। ये 3-4 अंतर दिए हैं, इनमें से एक अंतर या 2 अंतर जरूर आएंगे बच्चों, है ना। लोह और अलोह खनिज में 3 अंतर। लोह खनिज ऐसे खनिज अयस्क जिनमें लोहे के अंश होते हैं लोह खनिज कहलाते हैं। जिन खनिज अयस्कों में लोह अंश नहीं होते हैं उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। मतलब इसमें लोहा होता है, इसमें लोहा नहीं होता है। लोह खनिजों में लोह अयस्क मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकिल शामिल है। आलोह में, आलोह खनिजों में तांबा अयस्क, टिन, जिंक, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि शामिल होते हैं। इसमें लोहा नहीं है। ये धात्विक उद्योगों के विकास के लिए आधार का कार्य करते हैं। बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें मशीनें किससे बनती हैं? लोहे से बनती हैं। इनका इंजीनियरिंग तथा विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब लाइट के जो उद्योग हैं उनमें इनका ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे तांबा है, तांबे के वायर विद्युत जो लाइट बिछाने के लिए काम में आते हैं, और एल्यूमिनियम के आते हैं, है ना। तो ये आपका अंतर हो गए लोह और अलोह में, ठीक है। अब है मैग्नीशियम के क्या उपयोग हैं, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इसकी हिस्सेदारी प्रतिशत और अंतर बताइए।
मैग्नीज का उपयोग। मैग्नीज का उपयोग इस प्रकार है। मैग्नीज एक लौह धातु है। इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योगों में किया जाता है। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। फिर कीटनाशक दवाई बनाने में भी किया जाता है। फिर रंग रोगन और पेंट उद्योग में भी मैग्नीशियम मिलाया जाता है। अब ये आपका इसी प्रश्न में दूसरा है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य बताइए। तो मैग्नीज उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जिसका कि अंतर 27% है। फिर है उड़ीसा जो कि 25% है, महाराष्ट्र भी 25% है तथा कर्नाटक 11% है ना। अभी इनमें अंतर है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, उड़ीसा महाराष्ट्र दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आपका एक प्रश्न है मानचित्र वाला, है ना। प्रश्न बैंक में दिया हुआ है, ये आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है। इसमें एक साथ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पूछा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई, रानीगंज। दूसरे में बॉम्बे हाई, रानीगंज कोयला क्षेत्र, अंकलेश्वर, बेलाडीला। तीसरे में रावत भाटा, कलपक्कम, काकरापारा, नरेरा। और चौथे में पूछा गया है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई और कोलकाता। 5वें क्वेश्चन में पूछा हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, सिंगरौली, सिंहभूमि और खंबत की खाड़ी, है ना। ये मैं आपको मैप में भर के बता देती हूँ। देखो ये यहाँ पर बीच में है सिंगरौली, ठीक है। फिर अपन चलते हैं इधर रावत भाटा में, रावत भाटा ये इधर आएगा, रावत भाटा राजस्थान। फिर ये तीसरा है विजयपुर, तीसरा विजयपुर। अब ये यहाँ पर है नरेरा, है ना, ये नरेरा, ये जगदीशपुर। इसी के नीचे ये सिंहभूमि, रानीगंज और विजयपुर। ये यहाँ से एक सीधी लाइन गई, देखो ये विजयपुर, फिर धीरे से ये सिंहभूमि और ये रानीगंज, ये यहाँ से काटते हुए निकल गई। आप मैप जब अगर भरते हैं तो बहुत ध्यान से भरना, है ना। ये डिगबोई जो कि असम में है, बहुत प्राचीन वो है। फिर जमशेदपुर हो गया आपका, ये कोलकाता, कोलकाता। अगर अपन इधर नीचे आएंगे तो बेलाडीला है। फिर कलपक्कम, ये कलपक्कम, इससे थोड़ी सी दूरी पर समझ लो, ये 1 अंगुल के, है ना। फिर इधर मुंबई, मुंबई के ऊपर तारापुर, अंकलेश्वर, हजीराबाद, काकरापारा, है ना। अब ये देखो ये इतना ये ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है, इसमें से जरा से इतना नीचे आना है। फिर ये तीनों ऐसे लगे हुए हैं लाइन से, है ना। तो इनको आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। ये खंबत की खाड़ी पर है, ये खंबत की खाड़ी है। ये मुंबई हाई है, ये समुद्र में है जो तेल निकालने का है, मुंबई हाई। और ये अरब सागर है आपका इधर, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये आपका मैप है। और आपके ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम आगे का पार्ट करते हैं। अब इसमें आगे का है विनिर्माण उद्योग। अब इसमें देखो ये 4 अंक का है ना, 4 नंबर का आएगा इसमें ब्लूप्रिंट जो दिया है। वस्तुनिष्ठ 1 आएगा, इसमें 2 नंबर का कुछ नहीं आ रहा है, 3 नंबर का 1 आएगा जो कि 75 शब्दों का है ना। इस तरीके से आपके 3 नंबर ये और 1 नंबर ये, तो हो गए 4 नंबर। अब हम इसके सही विकल्प चुनकर देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? नहीं,
गुजरात। कौन सा है? गुजरात। भारत में दूसरा प्रश्न है, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, मैसूर। आप बताओ कौन सा है? इन चारों में से है मैसूर। भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? देखो, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और चीनी का उत्पादन भी गन्ने से होता है, तो उत्तर प्रदेश आएगा अपना इसमें। प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत या मुंबई? प्रथम पूछा है, प्रथम। पहले कोलकाता बहुत प्राचीन सिटी थी और वहीं पर डाला गया था, ये कोलकाता। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? प्राचीन मतलब सबसे पुराना। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या कागज उद्योग? बताओ कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, है ना, आपने बुक में पढ़ा होगा, सूती वस्त्र उद्योग है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? झारखंड में। हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या चांदी? किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? बोलो जल्दी से, किस में है? छत्तीसगढ़ में। पहले मध्य प्रदेश में ही था, छत्तीसगढ़ है ना, तो मध्य प्रदेश में था ये। अब आगे है आपका 9, विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। ठीक है। अब हम इसके रिक्त स्थान करेंगे। ठीक है, खाली जगह। देखो, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का डैश डैश प्रतिशत प्राप्त होता है? बताओ कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 17.2% प्राप्त होता है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग डैश में स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में, है ना। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग, जो जिसको हम लाइलॉन और पॉलिस्टर बोलते हैं, वो वाला। वस्त्र उद्योग में चौथा है, वस्त्र उद्योग में लोग कार्यरत हैं। कितने लोग कार्यरत हैं? तो इसमें 350 लाख के लगभग लोग कार्यरत हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस सन में स्थापित हुआ? 1972 में। कब हुआ? 1972 में स्थापित हुआ। ये आपके खालिस्तान हो गए। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आपका सही जोड़ी मिलाइए। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? संयुक्त उद्योग है। क्या है? संयुक्त उद्योग। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज किसकी है? निजी लोगों की, मतलब एक व्यक्ति के स्वामित्व में है। फिर कृषि आधारित उद्योग, बताओ कृषि आधारित कौन सा है? चूना है, कार्बन है या सूती वस्त्र उद्योग है? कॉटन काय से बनता है? कृषि से। तो ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग।
सीमेंट उद्योग, अभी हमने पढ़ा था कि चूने का उपयोग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, सीमेंट उद्योग में, तो ये चूना पत्थर आ जाएगा। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में कौन सी गैस निकलती है, ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब आपका है सत्य और असत्य, ये आपका सत्य असत्य है। टिस्को एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। टिस्को एशिया का, एशिया महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, चीन और रशिया, ये सब बातें हैं। टिस्को एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, सत्य है ये, है ना। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सत्य है। देखो, कृषि में कपास होता है, कपास यानी रुई से धागा बन करके उद्योग में कपड़ा बनता है, तो एक दूसरे के पूरक हो गए वो। फिर तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, नहीं, ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है ना। फिर आपका है भारत जापान को सूत निर्यात करता है, भारत जापान को सूत निर्यात करता है, सत्य है ये। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, ये टिस्को क्या है, ये अभी आपने पढ़ा ना, ये टिस्को, इसका फुल फॉर्म है ये, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है क्या, असत्य है ये, है ना, ये नहीं है। भारत में चीनी की मिलें यानी शक्कर की मिलें, शक्कर बनाने की, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, ये सत्य है, अभी हमने पढ़ा है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला तथा चूने का उपयोग किया जाता है क्या, नहीं, असत्य, ये असत्य है, ठीक है। अब आपके हैं वन वर्ड, यानी एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है आपका, है ना। ये है आपका, अब पहला क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है बताओ, 4 वर्गों में, ठीक है। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं, आधारभूत मतलब भारी भरकम जिसको बोलते हैं, लोहा, इस्पात उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। सूती वस्त्र बताओ कहाँ कहाँ बनते हैं, कहाँ कहाँ उनका निर्माण होता है, अहमदाबाद और मुंबई, है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अहमदाबाद तथा मुंबई। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये हमारे 1 वर्ड यानी एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब आपके इसमें से 3 नंबर का एक आ रहा है, तो इतने सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे। अब हम इसके उत्तर लिख देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग,
तीसरा है संयुक्त उद्योग और चौथा है हमारा सहकारी उद्योग। चलो अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वे उद्योग जिनका स्वामित्व यानी जिनका अधिकार, जिनके ऊपर अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेल और लौह इस्पात उद्योग, है ना। भारतीय रेल के ऊपर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। ठीक है। फिर निजी उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है तो कुछ व्यक्तियों अथवा किसी फर्मों या कंपनियों के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता है ना। उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इनमें होने वाला लाभ तथा हानि निजी व्यक्तियों को ही होता है। जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर आदि उद्योग, ये क्या है? निजी उद्योग है। ठीक। फिर संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त, मतलब दोनों लोग मिलकर के चलाते हैं, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें दोनों, कुछ निजी व्यक्तियों जो पैसे वाले हैं उनका शेयर रहता है और कुछ सरकार का रहता है। अब है सहकारी उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, कच्चे माल की पूर्ति, कच्चा माल क्या होता है? देखो, जैसे कच्चा माल टमाटर हो गया जिससे सॉस बना, है ना, और रुई हो गई, रुई से धागा बना, फिर कपड़ा बना। तो जो रुई है वो कच्चा माल है, टमाटर है वो कच्चा माल है ना। कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों, उत्पादक कौन होते हैं? जो फसल को पैदा करते हैं वो, श्रमिक यानी उस पे काम करने वाले, या दोनों के हाथों में होता है। सहकारी उद्योग कहलाता है। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल उद्योग और गुजरात में अमूल दूध उद्योग, ये क्या है? सहकारी उद्योग हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? उद्योगों का उत्तर, उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्यों भाई? विश्व में कोई भी देश होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत महत्व होता ही है, योगदान होता है। उद्योगों ने देश के करोड़ों लोगों को काम भी दिया है तथा देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की है। जब उद्योग डलता है, बड़े बड़े उद्योग डाले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि उद्योगों में पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया है। सही बात है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। हम सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण। वायुमंडल में अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख गैस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 3 गैसें ज़्यादा होती हैं। कई उद्योग जैसे रसायन उद्योग, कागज़ उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, प्रगलन उद्योग, ईंटों के भट्टे इत्यादि वायु प्रदूषण फैलाने में जिम्मेदार होते हैं। कई बार आपने नोट किया होगा, आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और कोई गाड़ी निकली और उसमें से इतना गंदा धुआं आता है कि आपका सर ही दुख जाता है ना। तो वो केरोसिन भी डाल लेते हैं पेट्रोल के साथ में, इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, पशुओं तथा पेड़ पौधों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण इतना खतरनाक होता है कि कभी आपने महसूस किया कि नहीं, पता नहीं, आप जैसे कहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जाम लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया और वहाँ गाड़ियों का शोर शराबा, छोड़ती हुई धुआं, उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण
फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं कागज, लुगदी, रसायन, रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं तथा चमड़ा उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट। इनकी जब सफाई होती है तो इनमें पानी यूज़ होता है, वही पानी ये सीधे ले जाके नदियों में डाल देते। इसकी वजह से पानी किसी भी काम के योग्य नहीं रह जाता तथा जलीय जीव भी, उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ना पीने योग्य होता है, ना नहाने के लिए होता है। और जिस ज़मीन के अंदर उसको डाला जाता है अगर, तो वहाँ की भूमि भी कृषि विहीन होने लग जाती है, मतलब उसमें फसल का होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भूमि का प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले विषैले द्रव्य पदार्थों और धातु युक्त कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, जिसमें उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है तथा फसल उत्पादन के योग्य नहीं रहती है ना। तो ये आपका हो गया भूमि प्रदूषण। अब है ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज़। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत जैसे ड्रिल, ये क्या करते हैं, तेज़ आवाज़ करते हैं और वो ध्वनि प्रदूषण को फैलाती है। ध्वनि प्रदूषण श्रवण असक्षमता, हृदय गति यानी हार्ट अटैक, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां भी फैलाती है। मान लो आप खड़े हैं, एकदम से तेज़ आवाज़ आई, पटाखों की आवाज़ आई तो आप डर जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर आपका क्वेश्चन है सम्मति यानी संकलित, समन्वित, संकलित इस्पात उद्योग एवं मिनी इस्पात उद्योगों में कोई 3 अंतर बताइए। समन्वित इस्पात उद्योग, इस्पात का संयंत्र बड़ा होता है और मिनी का छोटा होता है। समन्वित में इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक प्रक्रिया की जाती है। मतलब यहाँ कच्चा माल आ गया, मान लो अपने को चाकू बनाना है तो पहले उससे सरिया बनाया, फिर उसको एकदम प्लेन किया, फिर चाकू कितना बड़ा बनाना है वो बनाया, फिर उसको तेज धार की, है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया एक ही जगह होती है। इसमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें रोलर्स होते हैं जिनके इस्पात सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका मिनी और इस्पात उद्योग में अंतर हो गया। इसमें भारी इस्पात बनाया जाता है, किसमें, इस्पात उद्योग में। इसमें हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात में मृदु एवं मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं, मिश्रित मिनी में। अब ये भारत में 12 मुख्य संकलित उद्योग हैं। ये कितने हैं, 12 हैं। और मिनी कितने हैं, छोटे संयंत्र हैं। ये बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं, इनकी कोई ऐसी संख्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है आगे का, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे नींव रखी जाती है ना मकान की, तो वो क्या हो गई, आधार हो गई, इसीलिए बोलते उसको आधारशिला, है ना, आधार। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग इत्यादि। अभी ये प्रश्न 5, उद्योगों की अव्यवस्थितता को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण लिखिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल मैंने अभी आपको बताया ही ना कि क्या होता है। अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। अधिकांश लोह इस्पात उद्योग प्रायद्वीपीय भारत में ही है, क्योंकि वहाँ लोहे की खानें हैं और कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है।
देखो बच्चों, कच्चा माल अगर एक जगह से दूसरी जगह दूर तक लेके जाएंगे वो, तो फिर माल जो बना हुआ माल है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चा माल जो ले जाने का खर्चा है वो भी उसमें जुड़ जाएगा। इसलिए कच्चे माल जहाँ होते हैं वहीं उद्योग स्थापित किए जाते हैं। शक्ति के विभिन्न साधन, जहाँ उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हो जाएंगे वहीं उद्योगों की स्थापना भी की जाएगी। शक्ति के साधन जैसे लाइट वगैरह है ना। फिर जल की सुलभता, विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से यानी आसानी से प्राप्त होता है उद्योग वहीं स्थापित हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में जूट मिलें हैं, क्योंकि यहाँ हुगली नदी से पानी उनको मिल जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए। ये अभी पहले जो पढ़े हैं वो भौतिक कारक थे, है ना। अब ये मनुष्य के द्वारा औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक मतलब काम करने वाले लोग। उद्योगों में काम करने के लिए जहां सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। नंबर 2, संचार एवं परिवहन के साधन, उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन एवं संचार के अच्छे साधन जरूरी है। जहाँ पर रोडें अच्छी हों, है ना, माल तैयार हो जाए, तो परिवहन मतलब अपनी गाड़ियाँ, चाहे वो ट्रेन हो चाहे मालगाड़ी ट्रेन की या फिर ट्रक वगैरह, है ना। जहाँ वे साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ उद्योगों का विकास अच्छा होता है। अगर संचार के साधन और परिवहन के साधन नहीं होंगे तो माल बन जाएगा तो वहाँ से दूसरी जगह जाएगा कैसे। इसलिए संचार के साधन अच्छे होना चाहिए। पूंजी व बैंक की सुविधाएं, विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होती हैं वहाँ अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। भाई उद्योग लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लोन आसानी से हो जाएगा तो वहाँ उद्योग लग जाएंगे। फिर आपका है प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर बताइए। सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व यानी अधिकार सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है, और निजी उद्योगों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास या कुछ व्यक्ति या कंपनियों के पास भी होता है। ये हम अभी उद्योगों के इसमें पढ़ चुके हैं स्वामित्व के। दूसरा है, इसमें उत्पादन तथा व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है, और इसके उल्टा इसमें उत्पादन व्यापार तथा वितरण पर व्यक्ति विशेष फर्म या कंपनी का नियंत्रण होता है। तीसरा है, इसमें लगी हुई पूंजी प्राय सरकारी या सार्वजनिक होती है। ऐसे उद्योग रेलवे, भिलाई, दुर्गपुर इस्पात उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग आदि, यानी जहाज पानी का। और निजी उद्योग, इसमें लगी हुई पूंजी अधिकांश निजी या उधार ली हुई होती है। ये सरकारी हस्तक्षेप के बिना ही चलते हैं। नंबर 4, सार्वजनिक उद्योग, इसमें बड़े पैमाने के उद्योग या आधारभूत उद्योग आते हैं, जैसे ONGC और सेल। और निजी उद्योगों में इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील और बाटा शू आदि। ये क्या है? निजी उद्योग हैं। अभी आपका ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं रह गया है ज्योग्राफी में, ये भी कर लेते हैं। इसमें से भी 4 नंबर का आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें 1 नंबर का आएगा वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का आएगा एक। सही विकल्प चुनकर
लिखिए। पहला है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? तो पहले का आएगा 16। ठीक है, रेल प्रखंडों में पुनः संकलित 16। पहले का क्या उत्तर है? 16। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़ा है? श्रीनगर और कन्याकुमारी, मतलब उत्तर दक्षिण बोल रहे हैं वो, है ना। मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। बताओ इसमें से क्या है? श्रीनगर और कन्याकुमारी है। फिर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था? कांडला, मुंबई, हल्दिया या चेन्नई? कच्छ की खाड़ी में कौन सा पतन, जहाँ पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, है ना, वो पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले कांडला। क्या है? कांडला। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण मतलब जो अलग अलग निजी व्यक्तियों के हाथ में था, तो उनके अधिकार से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था 53 में। भारत में कुल निर्यात का 50% लोह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बताओ जल्दी से, किससे किया जाता है? मारमागाओ से। ये आपका खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। कितने लाख हैं बताओ जल्दी से? ये अपने हैं 150 दशमलव नहीं, कोई दशमलव नहीं, 150 लाख से अधिक व्यक्ति। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान कहलाता है। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार। फिर तीसरा, देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहद संचार तंत्र में से एक है। क्या है? बताओ क्या है? दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन, दूर के दर्शन, दूरदर्शन। देश का राष्ट्रीय समाचार भी देता है, संदेश भी देता है ना। और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल में यहाँ पे लिख देती हूँ, टनल मतलब सुरंग। जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन। जिला तो कौन रखेगा? जिला परिषद। यहाँ हम लिखेंगे जिला परिषद। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे सही जोड़ी। जल परिवहन, बताओ इनमें से क्या है जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन? क्या है? सबसे सस्ता साधन है स्वर्णिमित चतुर्भुज। स्वर्णिमित चतुर्भुज। इसमें क्या आएगा? महाराजमार्ग। क्या आएगा? महाराजमार्ग। देश की पहली रेलगाड़ी
कब चलाई गई थी? 1893। ये चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के बीच में। राजमार्गों का निर्माण, अब तो एक ही बचा है, PWD। ये हो गया आपका सही जोड़ी। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है आपका सत्य और असत्य। मुंबई एक बृहद पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। क्या है? पोताश्रय है। ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। ठीक है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। ये भी सत्य है आपका। क्या है ये? सत्य है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है। सत्य है। देखो क्या होता है, पानी जब ज्वार भाटे की वजह से किनारे पे आता है तो जहाज किनारे पे आ जाते हैं, जब भाटा आता है तो बीच में चले जाते हैं, मतलब अपने आप ही होता है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है। नहीं, ये असत्य है ना, ज़्यादा ही होती है वो तो। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? कितने प्रतिशत होता है? 95%। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो वहाँ पर तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन है। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? स्वाभाविक है, हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो, उत्पादक कौन है? जैसे टमाटर उगाए तो वो हो गया उत्पादक, और टमाटरों को जो खाता है वो कौन हो गया? उपभोक्ता। और परिवहन क्या है? जो टमाटरों को खाने वाले तक पहुंचाए, है ना। तो जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारी। कम व्यक्तियों, कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? कम व्यक्तियों, जैसे बहुत कम लोगों को ले जाना है और दूरी भी बहुत कम है और सामान भी कम है, तो क्या कोई ट्रेन चलाएगा वहाँ पे? नहीं, सड़क। क्या आएगा यहाँ पर? सड़क परिवहन। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं उसमें, सड़क परिवहन। क्या आएगा? सड़क परिवहन। ये आपका भूगोल खत्म हो गया है। अब हम आगे इतिहास के पढ़ेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना।